हेलो स्टूडेंट्स, मैं संदीप सिंह वेलकम करता हूं आपका मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में, जहां पर मिलता है आपको फ्री एजुकेशन फ्रॉम क्लास 7 टू 12। मतलब यहां पे कुछ चैप्टर्स देखने के बाद आपको किसी भी तरीके से कोई सा भी पेमेंट करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आते हैं क्वालिटी कंटेंट एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जैसा कि हम मिला करते हैं हमारे फिजिक्स सब्जेक्ट के साथ, और हम साथ मिलकर के डिस्कस कर रहे हैं हमारे चैप्टर नंबर 4 समतल में गति को, है ना। इसके अंतर्गत हमने देखा हुआ है कि ये चैप्टर बेसिकली दो पार्ट में स्प्लिटेड है। एक पोर्शन में क्या डील करते हैं भाई, तो एक पोर्शन में हम डील करते हैं सदिश के बारे में, ठीक है। ऐसी राशियां जिनको ओपनली बिना दिशा के आप शो नहीं कर सकते। मतलब जो राशियां होती है वो दो तरीके से शो हो सकती हैं, एक विद डायरेक्शन और एक विदाउट डायरेक्शन। तो जो विद डायरेक्शन वाले हैं, मतलब दिशा सहित वाले हैं, उनको कहते हैं सदिश। उनके बारे में हम डिस्कस करें, क्योंकि पूरे ही सदिश राशियों का जो कैलकुलेशन होता है वो सदिश बीजगणितीय रूप से होता है। मतलब नॉर्मल जो रूल्स होते थे मैथमेटिकल्स, वो यहां पे नहीं चलते, यहां पे वेक्टर रूल्स चलते हैं। वही वेक्टर रूल्स हम सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। इस सिलसिले में हमने देख लिया है कि भाई वेक्टर्स के एडिशन कैसे होते हैं, दो वेक्टर्स के सबट्रैक्शन कैसे होते हैं, मल्टीपल वेक्टर्स के एडिशन कैसे करेंगे हम, इसी तरीके से मल्टीपल वेक्टर्स के सबट्रैक्शंस कैसे करेंगे। ठीक उसी प्रकार हमने देखा कि गुणनफल कैसे प्राप्त करेंगे। मतलब दो समान सदिशों के गुणनफल क्या होगा, दो असमान सदिशों के गुणनफल क्या होगा, किसी संख्या के साथ में, मतलब किसी अदिश के साथ में किसी सदिश का गुणनफल कैसा होगा। साथ ही साथ हमने देखा कि ये जो सदिश का गुणनफल होता है वो सदिश भी हो सकता है, अदिश भी हो सकता है। कौन सी कंडीशन में सदिश होगा, कौन सी कंडीशन में अदिश होगा, ये सब कुछ हम देख चुके हैं, समझ चुके हैं। अब बारी क्या है भाई, तो अब बारी है थोड़ा सा और आगे बढ़ने की। कहां पहुंचे, तो अब हम पहुंच रहे हैं हम लामी थ्योरम, लामी प्रमेय। एक नाम है लामी, उन्होंने ये एक प्रमेय दिया था, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। आज जैसे कि आपको पता है ये प्रमेय क्या होता है भाई, तो ये प्रूव्ड होता है कंडीशनली। मतलब एक ऐसे स्टेटमेंट जिसका आप कर सकते हैं प्रूफ, है ना, जिसको आप सिद्ध कर सकते हैं, लेकिन शर्त के साथ में सिद्ध होगी, है ना। अगर ये लॉ होता तो क्या होता भाई, अनकंडीशनल प्रूवन, मतलब उसके लिए कोई शर्त नहीं चाहिए और वो कैसा होगा, सिद्ध हो जाएगा। यहां पे कुछ शर्तों के साथ में सिद्ध करेंगे, ऐसी कंडीशंस के साथ में सिद्ध करेंगे। अगली बात करेंगे तो रेखीय निर्भरता, समतलीयता और रेखीयता, मतलब संरेखीयता क्या होती है। मतलब ऐसा कह सकते हैं कि दो रेखाएं किस तरीके से निर्भर करेंगी। अगर समतलीयता की बात करेंगे, मतलब एक समतल में किस तरीके से हम कहेंगे वेक्टर्स को कि भैया ये एक ही समतल में किस प्रकार से चलेंगे, इन सभी चीजों की हम बात करने वाले हैं इस सेशन। तो भाई ये जो सेशन होने वाला है, जब आप समझ चुके हैं क्या क्या चीजों की बात होने वाली है, तो अब तो आपका पिक्चर क्लियर है ना कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है भैया ये सब कुछ। किस पॉइंट ऑफ व्यू से भाई, तो सिर्फ और सिर्फ स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू नहीं, हमारे जो कॉम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू है, अगर आप नीट एस्पिरेंट हो या फिर आप जेईई एस्पिरेंट हो, आपके लिए भी ये पूरी चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो भाई ये फाउंडेशन है, ये बेसिक्स है। यहां पे हम शुरू करने जा रहे हैं लामी थ्योरम के साथ में सबसे फर्स्ट। तो आइए देखते जरा लामी थ्योरम को। तो लामी थ्योरम किस तरीके का काम है भाई, आप कुछ इस तरीके से लामी थ्योरम को समझ सकते हैं। तीन वेक्टर्स हैं और तीनों वेक्टर्स अलग अलग एंगल्स बना के किसी पॉइंट पे एक्ट करते हैं। और ऐसा कब होता है, कैसे होता है, क्या कंडीशन है ऐसी, कुछ आपको समझ में आ पा रहा हो तो ये डायग्राम देख करके आप बता सकते हैं कि ऐसी कब कंडीशन हो सकती है। मैं थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करके बनाता हूं इस डायग्राम को। सिंप्लीफाई इन द सेंस वो भी सिंप्लीफाइड है, मैं थोड़ा सा अच्छा दिखेगा ऐसा बनाता हूं। मैं कुछ ऐसा बनाता हूं, सी ये हो गए तीन वेक्टर्स, एक्ट कहां कर रहे हैं भाई, इस पॉइंट पे। कितने वेक्टर्स है, तीन, इस पॉइंट पे एक्ट कर रहे हैं। कौन कौन है, तो भैया ये है हमारा P, ये है हमारा Q और ये है हमारा R, ठीक है। अब थोड़ी सी और बात कर लेता हूं। जो P है वो एक कोण बना रहे अल्फा, P के जस्ट अपोजिट जो होगा वो कौन होगा, अल्फा। ऐसे ही R के जस्ट अपोजिट जो है ये है गामा, और Q के जस्ट अपोजिट जो है इसको हमने नाम दे दिया बीटा। अब ऐसी कंडीशन सोच के बताइए, कोई ऐसी कंडीशन है क्या जहां पे वेक्टर्स काम कर रहे हो और इस तरीके के एंगल्स में काम कर रहे हो। तो मुझे एक बात याद आती है। क्या याद आ रहा है भाई, देखो बहुत आसान सा काम है। ये दो दीदियां हैं, है ना, कौन है भैया, दो दीदियां, एक ये रही दीदी और
एक दीदी यहां पे, दीदियों के बाल नहीं है क्या? ये बाल है, बनाएंगे, रुको तो सब्र करो भैया, बाल भी है इनके, है ना, बाल है, इतनी सी है, हाँ ना, चोटी बनाई है ना। चलो आते हैं, क्या कह रहा हूं मैं, दो दीदियां हैं, हंसती मुस्कुराती हुई मार्केट से आ रही हैं और अपने अपने लिए सामान खरीद रखा। अब सामान तो खरीद लिया दीदियों ने, अब हुआ यूं, सामान हो गया भैया भारी, अब भारी सामान हो गया और ढोके ले चलना है। तो इन दीदियों ने एक तरकीब लगाई, इन्होंने कहा एक काम करो बहन, एक काम करो, हम दोनों मिलकर के थैले को टांग लेते हैं, तो भारी नहीं लेगा थैला। तो इन दोनों ने मिलकर के इस थैले को टांग लिया। अब बताइए जरा इस थैले के ऊपर क्या क्या काम हो रहा होगा। तो मैं इस थैले की बात करूं, ये रहा थैला, दोनों ने भैया खूब सारे सामान खरीद के और ऐसे टांग लिया। अब क्या हो रहा है कि इन्होंने थैले में सामान तो पूरा भर लिया, अब ये थैले पर बात करूंगा। तो ये थैले पर जो इसका वजन होगा, इस थैले का जो इसका वेट होगा, ठीक है ना, मैं इसका भार लिखता हूं, इसका भार हमेशा किधर की तरफ लग रहा होगा, नीचे की तरफ। कितना लग रहा होगा, तो मैं कह देता हूं भैया ये mg के बराबर लग रहा है। ये mg है कौन, तो ये है एक फोर्स। कौन सा फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल। इसके ऊपर एक गुरुत्वाकर्षण बल नीचे की तरफ काम कर रहा होगा और इसी फोर्स को दो लोगों ने मिलकर के बांट लिया। एक दीदी ने इधर की तरफ और ये दूसरी दीदी ने इधर की तरफ। अब थैले का जो टोटल वेट है उन दोनों दीदियों ने मिलकर के अलग अलग बांट लिया, तो दोनों को हल्का लगने लग गया ना। मतलब मैं अभी आपको क्या सिस्टम दिखाना चाह रहा हूं, मैं ये दिखाना चाह रहा हूं कि ये FMG हो गया, ये जो है दीदी, इनका कुछ भी नाम हो, मान लो A, इनका कुछ नाम हो B, है ना। तो भैया ये हो गई दीदी हमारी अनामिका A से, तो भैया ये जो फोर्स लगाएंगी इनको कह दो FA। और ये दीदी हो गई हमारी बबीता FB से, तो इनको कह दो भैया FB। मतलब क्या समझे, मैं अभी यहां पे कहना चाह रहा हूं ये हटाओ 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 हटाओ, ये भैया हो गए ये FA फोर्स, इधर लगा रहा है एक FB फोर्स, और इधर जो लग रहा है उसको कह देता हूं FG फोर्स। जी क्यों कह रहे हो भैया, तो मैं कह रहा हूं ये गुरुत्वाकर्षण बल है। कंडीशन समझ में आई क्या, ऐसा कुछ हो सकता है या नहीं हो सकता? तो आप कहोगे भाई हो सकता है, बिल्कुल ऐसा होता है, दोनों को हल्का भी फील होता है। मतलब क्या है, ये जो FG नीचे लग रहा है ये दो टुकड़ों में बटा हुआ है, तो इन तीनों के बीच में आकर रिलेशन क्या होगी, कंडीशन और भी सिखाता हूं। ये जो है ये जो मुंह थोड़ा सा टेढ़ा किए हुए हैं बबीता, इन्होंने क्या किया हुआ भाई, तो ये जो है इन्होंने इनकी कम सामान खरीदे गए और इनका सामान थोड़ा ज्यादा खरीदा गया है, तो ये क्या करती हैं भैया, ढीला पकड़ लिया इन्होंने। तो जब इन्होंने ढीला पकड़ा तो ये थैला थोड़ा सा इनकी तरफ तो शिफ्ट होगा ना। जब इनकी तरफ शिफ्ट होगा तो मैं ये सिखाना चाहता हूं कि भैया यहां पर जो ये कोण है, ये वाला कोण ये बदलेगा और ये कोण भी बदलेगा, तो इसका मतलब है ये कोण भी बदलेगा, मतलब अल्फा बीटा गामा तीनों ही बदल जाएगा, होगा ना भाई। एक ने ढीला पकड़ा तो थैला दूसरे की तरफ शिफ्ट होगा, तो तीनों ही कोण बदल गया ना। अब क्या करें भैया, कैसे निकालेंगे इसमें, कब कौन बढ़ रहा है घट रहा है क्या हो रहा है? तो कहा कि भैया एक बात सुनो, ये जो है थैला इन्होंने ज्यादा सामान खरीदा है, तो इन्होंने कहा कि भैया एक काम करो अनामिका, तुम ही ढो ज्यादा, मैं ढोऊंगी कम, हल्का सा ढीला कर दे और इनको पता भी नहीं चलने दिया, नहीं तो बुरा मान जाएंगे ना। तो भैया इन्होंने क्या किया, ढीला कर दिया, ये ज्यादा ढो रही है ये कम, लेकिन ढोना तो इसको है ना, MG को तो ढोना है ना, थैला तो घर ले जाना, सामान कम खरीदा ना भैया, वो कम सामान भी तो घर ले जाना है ना। तो ये MG तो शेयर करना ही पड़ेगा, MG शेयर करना पड़ेगा। मतलब अब यहां पर अगर मैं बात करता हूं तो किस प्रकार से ये वैल्यूज लिखी जाएगी, तो आप इसको कुछ इस प्रकार से कह सकते हैं, ये सभी क्या है, ये सभी सदिश है, ये तीनों सदिश है, मैं फोर्स से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो भाई यहां पे मैं ऐसा कह सकता हूं कि ये जो है फोर्स अनामिका ने जो लगाया है, अपॉन में ये जो इनके जस्ट अपोजिट साइड में जो एंगल बन रहा है दैट इज अल्फा, FA अपॉन अल्फा बराबर होगा किस रेशियो के भाई, तो इन्होंने कहा कि जो बबीता ने फोर्स लगाया था और इसके जस्ट अपोजिट जो बीटा बना था ये, तो भैया क्या ये FG वाले का कुछ नहीं, FG वाले का भी है भाई, FG अपॉन कौन हो जाएगा भाई, तो इसका जस्ट अपोजिट जो है गामा। आसान था ना, जो लिख रहे हैं उसके जस्ट अपोजिट वाला एंगल रख दीजिए, जो लिख रहे हैं जस्ट अपोजिट वाला एंगल रख दीजिए, बात खत्म हो गई। ठीक है, तो मैंने सिर्फ बीटा और सिर्फ गामा लिख दिया, पूरा लिखता हूं मैं साइन बीटा और ये क्या हो जाएगा साइन गामा। ठीक है, यही था भाई लामीज थ्योरम।
क्या कह रहे थे? देखिए, यदि तीन सदिश पी क्यू आर किसी बिंदु पर कार्यरत हो, तो यदि बिंदु साम्यावस्था में, मतलब ये पॉइंट कैसा साम्यावस्था, मतलब क्या, मैंने क्या कहा, ढोना तो है ना, थैले को ढोना है, थैले को ढोना है, तो भैया साम्यावस्था में हो, यानी सब कुछ बराबर की तरफ लग रहा हो, जितना इधर नीचे की तरफ खींच रहा है ये दो टुकड़ों में बट रहा हो, या मैं कह रहा हूं ये एफ ए जितना है वो इन दोनों में बट रहा हो, या एफ बी जितने है वो एफ जी और एफ ए में बट रहा हो। ये थोड़ी देर के लिए थैले वाली बात को छोड़ दीजिए, तो मैं कहता हूं ये हो सकता है मेरा फोर्स ऑफ एक्शन, ये मेरा कौन है, फोर्स ऑफ एक्शन, तो ये दो टुकड़ों में बट गया। अगर आप कहते हो नहीं भैया ये फोर्स ऑफ एक्शन नहीं है, फोर्स ऑफ एक्शन ये नीचे वाला, तो ये दो टुकड़ों में बट गया। अगर आप कहते हो फोर्स ऑफ एक्शन ये है, तो ये दो टुकड़ों में बट गया। मतलब ये साम्य अवस्था में होना चाहिए, कौन, ये बीच में जो बिंदु है ये साम्य अवस्था में होना चाहिए, तो ये रिलेशन फॉलो होगा क्या, अकॉर्डिंग टू दैट डायग्राम P vector upon sin alpha is equals to Q vector upon sin beta, R vector upon sin gamma। ये जो यहां पर लिया है PQR, ये भी लिख सकता हूं मैं, एक एग्जांपल के थ्रू आपको बता दिया कि PQR की जगह पे कौन है भैया, फोर्सेस है। ये रहे तीनों तरीके के फोर्सेस। एक कंडीशन भी हमने देख लिया कि किस तरीके का कंडीशन में ऐसी कंडीशन पैदा होगी और कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। आसान ना, अब कोई सा भी दो उठा करके सॉल्व कर सकते हैं। चलो भैया, तो बबीता और अनामिका भैया अच्छा बढ़िया मार्केटिंग करके गई घर, हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक पे, बढ़ जाए आओ। तो अगला टॉपिक है हमारे पास में, वो है भाई जो मैंने डिस्कस किया था अभी, किलामी थ्योरम तो मैं सिखाऊंगा ही सिखाऊंगा, साथ में एक और पॉइंट सीखना है क्या, रेखीय निर्भरता, समतलीयता और संरेखीयता। मतलब क्या, लीनियर डिपेंडेंसी, इसके बाद में फ्लैटनेस, ठीक है ना, फ्लैटनेस का मतलब क्या भी, कोप्लानर कह सकते हैं। वैसे ही है क्या, कोलिनियरिटी, मतलब कोलिनियर मतलब एक ही रेखा पर हम बात करेंगे। तो देखिए एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट एक बात करते हैं, ये सिर्फ प्रॉपर्टीज हैं, ये आपको ध्यान में रखनी है। ये सभी जो अभी हम डिस्कस करेंगे ये सब इसकी क्या है भाई, इसकी प्रॉपर्टी है ना, मतलब इसके गुणधर्म है, इसके विशेषताएं हैं, तो इसको ध्यान में रखेंगे और बहुत आसानी से ध्यान में आ भी जाएगा। ऐसा कुछ टफ टिपिकल याद करने जैसी कोई चीज है नहीं भैया। थ्योरेटिकल जैसा देख करके घबराइएगा नहीं कि भैया कुछ याद करने का तो नहीं दे रहा हूं, भैया नहीं याद करने को दे रहा हूं। देखिए एक सदिश है, मान लीजिए आर वेक्टर, सदिशों ए वेक्टर बी डॉट सी वेक्टर का संरेखीय संयोजन कहलाता है जब कुछ सदिश, मतलब जैसे एक्स वाई जेड इस तरह से हो कि आर वेक्टर इक्वल्स टू क्या हो जाए भाई, एक्स ए वाई बी जेड सी। ठीक है, ये क्या हो जाए, संरेखीय संयोजन का मतलब क्या है कि भैया ये जो अदिश है, मतलब x एक कांस्टेंट, y एक कांस्टेंट, z एक कांस्टेंट, इस तरीके से हो कि r वेक्टर में ये a b c के लिए, ये क्या है, a b c के लिए क्या बन जाए, x a y b z c इस तरीके से बन जाए। ठीक है ना, चाहे तो यहां पर वेक्टर भी लगा सकते हैं, इसको वेक्टर ही लगा लेते भाई, ऊपर वेक्टर लिखा है तो लगा लेते। ऐसा होगा तब क्या कह सकते हैं भाई कि ये संरेखीय संयोजन है, एक ही रेखा में। अगला, कुछ सदिशों का समूह जैसे ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर रेखीय निर्भर तब कहलाता है जब कुछ सदिश एक्स वाई जेड सभी शून्य न हो, मतलब एक्स वाई जेड सब शून्य हो, ऐसे हो जैसे एक्स ए वाई बी प्लस जेड सी प्लस डॉट 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 इक्वल्स टू जीरो, नहीं तो वो रेखीय निर्भर नहीं हो। अगर रेखीय निर्भर है मतलब इन सभी का समिशन जो आना चाहिए वो जीरो होना चाहिए। सबसे पहले हमने क्या कहा, संरेखीय कब होगा, जब ये सभी अदिश इसके गुणनफल में मिल जाए। और उसी तरीके से जैसे मतलब यहां पे मैं कह रहा हूं कि भैया आर वेक्टर इज इक्वल्स टू हो गया ये 2a वेक्टर प्लस 3b वेक्टर, फिर इसके बाद में यहां पर मान लीजिए मैंने लिख दिया 7c वेक्टर, और मैं अगले में कह रहा हूं कि ये सब कुछ कैसा हो जाना चाहिए, जीरो हो जाना चाहिए। अगर ये सबकी वैल्यू कैसी हो गई, जीरो अगर आ रही है तो इसका मतलब है कि वो रेखीय निर्भर है, अदरवाइज नहीं तो वह रेखीय निर्भर नहीं होंगे। दूसरे शब्दों में इसी बात को कहूं तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि ए बी सी तीन वेक्टर्स हैं का समूह संरेखीय स्वतंत्र होगा, मतलब इसका पूरा समूह जो है वो रेखीय रूप से स्वतंत्र होगा। कब, जब एक्स ए प्लस वाई बी प्लस जेड सी इक्वल्स टू जीरो। मतलब क्या हो सकता है, एक्स इक्वल्स टू जीरो, वाई इक्वल्स टू जेड इक्वल्स टू जीरो, मतलब ये एक्स वाई जेड ये सब कुछ ये जीरो ये जीरो ये जीरो, तो ये कंप्लीटली क्या हो जाएगा, जीरो। अगर ये सभी जीरो हो गया मतलब ये कैसे हो जाएंगे, सब संरेखीय हो जाएंगे, एक ही रेखा। इसी प्रकार हम अब इनके लिए कुछ प्रमेय करते हैं, कुछ थ्योरम्स करते हैं। और थ्योरम्स और लॉ में मैंने अभी जस्ट डिफरेंस भी बताया आपको। जो थ्योरम होता है, प्रमेय जो होता है, और जो नियम होता है, उनमें क्या डिफरेंस है बेसिकली भाई। तो जो प्रमेय होता है ये कंडीशनल प्रूवन है, मतलब किसी विशेष स्थिति में सिद्ध होगा, और जो लॉ होता है, जो नियम होता है, वो सभी परिस्थितियों में प्रूव होता है, सभी परिस्थितियों में मान्य होता है। तो देखिए
दो संरेखीय सदिश हमेशा रेखीय निर्भर होते हैं। दो संरेखीय सदिश है, ठीक है, तो हमेशा वो रेखीय निर्भर होंगे। कैसे? जैसे दो अशून्य अरेखीय सदिश तब रेखीय सदिश निर्भर नहीं होते, अर्थात यदि दोनों सदिश ए वेक्टर तथा बी वेक्टर अशून्य अरेखीय हो और एक्स वाई दो अदिश है तो एक्स ए प्लस वाई बी इक्वल्स टू 0 तभी होगा जब एक्स इक्वल्स टू 0 हो जाए और वाई इक्वल्स टू 0। जब ये अशून्य होंगे तब तो ये 0 के बराबर होगा नहीं, और जब 0 के बराबर होगा इसका मतलब क्या हो जाएगा भाई कि x इक्वल्स टू भी 0, y इक्वल्स टू भी 0, यहां पर ये भी 0 और ये भी 0, तभी ये 0 के बराबर हो सकता है। अदरवाइज ये दोनों ही कभी 0 के बराबर नहीं होंगे। ये हमारा एक पहला प्रमेय है। क्या कंडीशन कहता भाई कि दो संरेखीय सदिश हमेशा रेखीय निर्भर होते हैं। दो संरेखीय सदिश हमेशा ही ये एक रेखीय निर्भरता है, दोनों की एक रेखा पर निर्भरता है। चलिए आगे बढ़ता हूं मैं प्रमेय संख्या 2 पे, सेकंड प्रमेय की बात करते। सेकंड प्रमेय यह कहता है कि अगर तीन बिंदु जिनके स्थिति सदिश ए बी सी के संरेखीय होने की आवश्यक तथा पर्याप्त स्थिति है कि तीन सदिश एक्स वाई जेड सभी शून्य ना हो, इस तरह से होने चाहिए ताकि एक्स ए प्लस वाई बी प्लस जेड सी इक्वल्स टू 0, मतलब एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 0 भी हो। जबकि एक आसान विधि है कि हम ए बी तथा ए सी की गणना करें तथा यह पता लगाएं कि एक अदिश m इस तरह से हो कि ए बी इक्वल्स टू m टाइम्स ऑफ ए सी हो। कहने का मतलब क्या है भाई, जैसा मान लीजिए मैं ऐसा बनाता हूं, 3 पॉइंट ले लिए, ये 3 पॉइंट, ये पहला पॉइंट जो है ये कितना है भाई, तो इसके लिए कहा गया भैया ये हो गया ए वेक्टर। ये एक पॉइंट है, ये कितना है भाई, तो ये हो गया मेरा बी वेक्टर। इसी तरीके से यहां पर एक पॉइंट हो गया, ये हो गया भाई हमारा सी वेक्टर। तो मैं कहता हूं ये तीनों के लिए अगर मैं बात करता हूं तो क्या ये संरेखीय है, क्या ये तीनों एक ही रेखा में आते हैं? तो आपको ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर तीनों एक ही रेखा में नहीं दिख रहा है, ये सब तो एक समतल में दिख रहा है। अगर एक ही रेखा में बात करना शुरू करूं तो ये कैसे हो जाएंगे? अगर मैं यहां से देखिए, ये मेरा पॉइंट है ए, ये है मेरा बी और ये सी। अगर मैं यहां से यहां तक की बात कर रहा हूं, ये क्या है भाई ए वेक्टर, यहां से यहां तक की बात कर रहा हूं ये बी वेक्टर, ये है यहां से यहां तक का सी वेक्टर। अगर इसको प्रूफ करना है तो क्या करना पड़ेगा, हम ये कहें कि जो ये ए बी है, ये जो ए बी है, या फिर यूं कह लूं मैं कि जो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अगर मुझे देखने को मिल रहा है वो किसके बराबर हो जाए भाई, m टाइम्स ऑफ किसके बराबर, ए सी के बराबर हो जाए। यानी इस AC का वो कितना हो जाए, m गुना हो जाए, तभी हम कह सकते हैं कि भैया ये क्या है, ये दोनों को कह सकते हैं कि भैया तीन बिंदु जिनकी स्थिति सदिश ए बी सी है वो संरेखीय होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम एक और प्रमेय की तरफ, और यहां पे कह रहे हैं कि यदि दो अशून्य असंरेखीय, अशून्य भी और असंरेखीय भी सदिश ए तथा बी वेक्टर इस तरह से हैं कि सदिश आर वेक्टर यदि सदिश ए तथा बी के साथ में समतलीय हो, मतलब एक ही समतल में हो, तब क्या होना चाहिए, तब कह सकते हैं कि आर वेक्टर अल्फा टाइम्स ऑफ ए प्लस बीटा टाइम्स ऑफ बी को इस रूप से व्यक्त किया जा सके जहां पर अल्फा और बीटा ये दोनों कैसे हो, ये अदिश है। जब ये असंरेखीय सदिश की बात कर रहे हैं तो ये अल्फा और बीटा दोनों क्या होने चाहिए, कांस्टेंट होने चाहिए, दोनों अदिश होने चाहिए। ठीक, यहां पे एक नोट पॉइंट भी देखिए, तीन सदिश समतलीय होंगे यदि इनमें किसी एक सदिश को बाकी दो सदिशों के रूप में व्यक्त किया जा सकता। एक ही समतल में अगर है, ये देखिए हमने अभी जिस तरीके से बात किया था ना ए वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर, तो हमने कहा था कि भैया ये ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जब कभी भी देगा तो भैया ये दे देगा मेरे को ए बी साइन थीटा एन कैप। क्या देगा, ए बी साइन थीटा एन कैप। और ये जो एन कैप है ये ए बी के प्लेन में नहीं होगा। हमने इसको इसी तरीके से बात किया, मान लीजिए ये ए वेक्टर है, यहां पर ये बी वेक्टर है, दिस इज ए वेक्टर, दिस इज बी वेक्टर, तो यहां पे जो आर वेक्टर जो एन कैप दिख रहा है वो दिशा ऊपर की तरफ। मैं अगर इस तरीके से राइट हैंड रूल लगाता हूं तो ये कौन है, ये एन कैप है, और ये एन कैप क्या पता है, ये इस प्लेन के लंबवत है। जैसे मान लीजिए ए बी रखा है इस बोर्ड में, तो बोर्ड एक क्या हो गया, समतल हो गया। इस समतल से ये जो मैं रख रहा हूं स्टाइलस, ये क्या है भैया, ये इससे बाहर की तरफ है ना, ये देखिए आपकी तरफ है, ये बोर्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में,
तो ये तीनों क्या समतल में हुए? नहीं, तीनों एक ही समतल में नहीं है। तीनों के एक ही समतल में होने का सीधा मतलब यह है कि जैसे यहां पर मान लीजिए मैं एक ही पॉइंट से बनाता हूं, ये एक वेक्टर है, एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर ये हो गया, ए वेक्टर हो गया, बी वेक्टर हो गया और सी वेक्टर। तो मैं ये कहता हूं कि कोई भी एक वेक्टर, क्या कह रहे, अगर एक सदिश को बाकी दो सदिशों के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, इस सी को आप ए और बी दोनों वेक्टर्स के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। अगर मैं यहां पे ए वेक्टर के रेस्पेक्ट में व्यक्त करने की बात करूं सी को, तो भैया इसका कंपोनेंट मिल जाएगा, और बी वेक्टर के लिए करूंगा तो भी सी के लिए क्या मिलेगा, मुझे एक कंपोनेंट मिल जाएगा। मतलब सी वेक्टर को बी वेक्टर तथा ए वेक्टर के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। अगर इसके रूप में हम व्यक्त कर सकते हैं, इसका मतलब क्या है, ए वेक्टर बी सी वेक्टर को ए वेक्टर तथा बी वेक्टर के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, मतलब तीनों एक ही समतल में नहीं होते तो ये परपेंडिकुलर सेक्टर में हो जाता, मतलब परपेंडिकुलर हो जाता, इसके लंबवत हो जाता, किसी और एंगल पे हो जाता, दूसरे समतल में हो जाता। ठीक है, इसी प्रकार यदि ए बी सी तीन अशून्य असमतलीय सदिश, मतलब एक ही समतल में नहीं है, तो तीन अदिश एक्स वाई जेड इस तरीके से हो कि एक्स ए वाई बी जेड सी जीरो हो, तब क्या होना चाहिए, एक्स इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू जेड इक्वल्स टू जीरो। तीनों एक ही समतल में नहीं है, तीनों अलग अलग समतल में है, तब तीनों अलग अलग समतल में है, तब इस प्रकार से होने चाहिए कि ये एक्स ए प्लस वाई बी प्लस जेड सी इक्वल्स टू जीरो हो जाए, और ऐसा तभी होगा जब एक्स इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू जेड इक्वल्स टू जीरो, ये सभी के बराबर में क्या आ जाए, जीरो आ जाए, तभी ऐसा संभव है। चलिए, यहां तक की बातें समझ में आई होंगी आपको। ठीक है, मतलब अब हम क्या कह सकते हैं भाई, कहता उपरोक्त तरीका हमें तीन सदिशों के समतलीयता होना या नहीं होना बताते हैं। इससे आसान तरीका है कि हम एक सदिश बाकी दो सदिशों के रूप में व्यक्त कर दें तो भी तीन सदिश समतलीयता का पता लगा सकते हैं। मैं अभी जो आपको सिखा रहा था कि भैया यहां पर मेरे पास क्या है, ये एक ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है और ये सी वेक्टर है, तीनों एक ही समतल में है, तो तीनों एक ही समतल में है, तो इस सी वेक्टर को बी वेक्टर और ए वेक्टर के टर्म्स में लिख दीजिए। ठीक है, मतलब इन दोनों के टर्म्स में ओपन किया जा सकता है क्या इसको, तो आप कहेंगे हाँ भाई ओपन किया जा सकता है। जब किया जा सकता है तो तीनों एक ही समतल में है, और नहीं किया जा सकता तो तीनों एक ही समतल में नहीं है। सिंपल, एकदम सॉर्टेड लाइन है कि अगर एक्सप्रेस कर सकते हैं बाकी दो वेक्टर्स के टर्म्स में तो भाई है समतल में, नहीं कर सकते तो नहीं है समतल में। ठीक है, मतलब समतलीयता की, रेखीय निर्भरता की हमने यहां तक डिस्कस कर ली। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे अब चार बिंदु आ गए, मतलब अब किसमें चलना भाई, हमने अभी चलना है, देखिए जरा, चार बिंदु जिनकी स्थिति सदिश ए बी सी डी हो, उनके समतलीय होने के लिए अल्फा बीटा गामा, ठीक है, डेल, सभी शून्य ना हो, कोई शून्य हो सकता है लेकिन सभी नहीं, इस तरह से विद्यमान हो कि अल्फा ए बीटा बी गामा सी सॉरी ये जो हमारा है ये डी डेल्टा डी जीरो हो जाए, मतलब अल्फा बीटा गामा डेल्टा सभी कैसे हो भाई, इन सब का समीशन जीरो भी होना चाहिए, सभी शून्य ना हो, मतलब अल्फा बीटा गामा, और ये ऐसा ना लिख लें कि ये सभी जो है कौन, अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गामा इज इक्वल्स टू डेल्टा इज इक्वल्स टू जीरो, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, सभी जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, कुछ जीरो हो सकते, सभी जीरो नहीं हो सकते। तब क्या कह सकते भाई कि उपरोक्त विधि चार बिंदु ए बी सी डी जिनके स्थिति सदिश क्रमशः ए वेक्टर बी वेक्टर डी वेक्टर सी डी वेक्टर है, उनके समतलीयता होने या नहीं होना बताते हैं। कैसे बताएंगे, जबकि एक आसान विधि है कि हम पहले सदिश ए बी ए सी ए डी ज्ञात करें तथा इनमें से किसी एक को बाकी दो रूप में व्यक्त किया जा सकता हो तो वह समतलीय होंगे, अन्यथा नहीं। या तो आप ये निकालिए और इसके बाद पता कीजिए कि भाई अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा की वैल्यू जीरो है, तो आपको पता लग सकता है कि ये समतलीय है कि नहीं, अगर जीरो है तो समतलीय है, नहीं है तो नहीं है। या एक और तरीका है हमारे पास, क्या तरीका है भाई कि ए बी ए सी और ए डी निकाल लीजिए। ये देखिए, मान लीजिए ये हमारे पास में चार वेक्टर्स है ए बी सी डी, ये कौन है भाई, ए बी वैक्टर, ठीक है, यहां से अगर मैं निकालता हूं ये हो गया मेरे ए सी वैक्टर, ए बी ए सी, और यहां से कौन सा हो गया भाई ए डी वैक्टर, ए बी ए सी और ए डी, ये हो गया मेरा
ए बी वैक्टर, ये मेरा ए सी वैक्टर और ये मेरा हो गया ए डी वैक्टर। अब ये तीन वैक्टर्स हैं, ये तीनों में हमने अभी जस्ट इसी तरीके में तो देखा कि अगर यहां पे मेरा ए वैक्टर है, यहां पर मेरा एक वैक्टर है बी और यहां पर है मेरे पास एक वेक्टर सी, तो बस ये देख लीजिए कि क्या ये सी इन दोनों में लिखे जा सकते हैं, या आप कहो तो भैया ये ए जो है ये सी और बी में लिखा जा सकता है क्या? मतलब एक वेक्टर बचे हुए दो वेक्टर्स के टर्म्स में लिखे जा सकते हैं। अगर लिखे जा सकते हैं तो सब समतल में, अगर ये समतल में हो गया तो ये वाली लाइन जो ड्रॉ करूंगा ये भी कैसा हो जाएगा, इसी समतल में आ जाएगा। मतलब ये हो गया मेरा ए बी सी डी, ये चारों एक ही समतल में हमको मिल जाएंगे। सिंपल बात। चलिए यहां तक हमने चार प्रमेय कवर कर लिए, ठीक है। अब जैसे एक उदाहरण है कि दर्शाइए कि ए बी सी जिनके स्थिति सदिश क्रमशः दिए गए हैं, ये संरेखीय हैं और ए बी सी जो है ना वो कुछ भी हो, मतलब कोई सी भी वैल्यू है ए बी सी की। तो भाई इसको करेंगे कैसे? अगर ये जो है ये संरेखीय होंगी तो संरेखीय होने की क्या कंडीशन होनी चाहिए? तो इनके संरेखीय होने की कंडीशन सिंपल सी बात है जो अभी हम कह रहे थे कि भाई अगर मान लीजिए मेरे पास में मैं कैलकुलेट करता हूं यहां से ए सी एंड ए बी, अगर ए सी और ए बी में कोई भी रिलेशन मिल गया, ए सी और ए बी में कोई रिलेशन मिल गया तो इसका मतलब ये संरेखीय होंगे। तो शुरू करता हूं मैं, कैसे करेंगे भैया? आइए सबसे पहले मैं निकालता हूं ए सी। अब ए सी कैसे निकलेगा भाई? तो मैं इसके लिए लिखूंगा ना कि स्थिति सदिश किसका भाई? तो स्थिति सदिश सी माइनस स्थिति सदिश ए, ऐसे तो निकालते स्थिति सदिश सी माइनस स्थिति सदिश ए। तो अब देखिए यहां पर अगर मैंने वेक्टर्स सपोज किए और कि भाई ये मेरा है ए वेक्टर, मैं अलग से लिख ही लेता हूं ना, यहां पे लिख लेता हूं। देखिए ये मैंने ए ओ ए की अगर मैंने बात कर ली, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, स्थिति सदिश ए की, तो स्थिति सदिश ए की कितनी लिखनी है भाई? -2a गिवन है, +3b गिवन है, +5c गिवन है। अच्छा इसी तरीके से मैं स्थिति सदिश बात करता हूं बी की, तो ओ बी कितना होगा भाई? ओ बी ये बीच में देखिए लिखा हुआ है a + 2b + 3c। भाई थोड़ा सा भी गड़बड़ होगा और आंसर ना इसलिए मैच कर लेते हैं। 2a 3b 5c, 2a 3b 5c माइनस का 2 है ना, a 2b और 3c, a 2b 3c, और थर्ड वन इज OC vector, that is 7a - 0b - c। आप बोलोगे ये 0 तो लिखा नहीं था भाई, कुछ नहीं लिखा ना b का, तो मतलब b वाला कोएफिशिएंट 0 है। अच्छा अब ये होते क्या है भाई? स्थिति सदिश। तो इसको भी एक बार दोबारा सिखा दूं आपको। तो स्थिति सदिश के लिए हमने ये पढ़ा हुआ है कि ये होता है ओरिजिन। अगर मान लीजिए एक पॉइंट यहां पर a हो, यहां पर एक पॉइंट b हो और एक पॉइंट हो c, तो भैया ये O से A तक के डिस्टेंस को कहते हैं हम क्या? OA वेक्टर। ये OB वेक्टर स्थिति सदिश ऑफ B, और ये हो जाता है OC वेक्टर स्थिति सदिश ऑफ C। अब ये जो बचता है, ये दोनों जो डिस्टेंस है इसको कहते हैं हम क्या? BC। और यहां से यहां तक जो डिस्टेंस होगा इसको क्या कहेंगे? AB। तो AB निकालने का तरीका क्या होता है? तो होता है भैया अगर इसको मैं निकालता हूं तो भाई B मतलब OB - OA ऐसा करके। अगर आपको निकालना है क्या भाई? BC, तो आप क्या लिखोगे? OC - OB। ठीक है, ये वाला वेक्टर निकालना, ये इतना सा वैल्यू निकालना। तो इसी तरीके से मैं यहां पर कैलकुलेट कर रहा हूं। आइए चलिए अब देखते हैं। हमने वैल्यूज तो यहां रख ली है, इसके अकॉर्डिंगली कैलकुलेट करते हैं। AC निकालना हो तो स्थिति सदिश C - A, C - A रखिए। C कितना है? तो आप बोलेंगे यहां पर है 7a - 0b -c माइनस a कितना है? -2a + 3b + 5c। अगर इसको सॉल्व करूं तो ये 7a - 0b - c माइनस ऑफ प्लस 2a -3b -5c। ये माइनस इन तीनों के साथ है भैया, ओपन किया कुछ नहीं तो ये साइन इन्वर्ट कर देगा। आप बना के देखिए ना, 7a और यहां से कितना दिख रहा है? ये दिख रहा है 2 है, तो 7 और 2 कितना हो गया? 9 है। 7 और 2 कितना हो गया? 9 है। अच्छा यहां से दिख रहा है 0 भी माइनस का और माइनस का 3 भी, तो -3b। भाई कुछ माइनस हुआ ही नहीं ना, -3b। ये है कितना भाई? -c और -5c मतलब -6c। ये मिल गया मुझे कौन? AC। ये कौन मिल गया? AC।
लगा लो, वेक्टर लगा लो। चलो ये AC अगर मिल गया, मैंने और क्या बोला था, AB और निकालिए, तो मैं यहां पर निकालता हूं AB वेक्टर, तो मैं क्या लिखूंगा भाई, तो B वेक्टर का स्थिति सदिश माइनस A का स्थिति सदिश। B वेक्टर क्यों लिखूं, B लिखूं ना, B का स्थिति सदिश माइनस A का स्थिति सदिश। अच्छा, अगर ये लिखा हुआ हो तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं भाई, तो AB वेक्टर इज इक्वल टू अल्टीमेटली हो गया OB वेक्टर माइनस OA वेक्टर। अब आपके सामने OB और OA दिया है, ठीक है, जैसे यहां पर भी जो लिखा था इसको कंप्लीट कर ही दूं ताकि आपको दिखे भैया, नहीं तो आप बाद में परेशान हो। ये क्या लिखा था, OC वेक्टर माइनस ये क्या था भाई, OA वेक्टर। ऐसे यहां पर लिख रहा हूं OB माइनस OB कितना है, ये देखिए A प्लस 2B प्लस 3C माइनस, ब्रैकेट लगा दो, माइनस आ गया तो माइनस A को माइनस करना, माइनस ऑफ 2A प्लस ऑफ 3B प्लस ऑफ 5C। अगर इसको सॉल्व करते हैं तो क्या लिख लेंगे भाई, ये A, अच्छा साइन ओपन करना, चलो ठीक है, एक लाइन और खर्च किया, माइनस ऑफ माइनस 2A माइनस ऑफ 3B माइनस ऑफ 5C। अब इसको अगर सॉल्व करते देखिए ना, 2A और यहां पर A कितना हो गया, 3A, 3B और यहां पर कितना भाई, प्लस का लिखा हुआ है 2B, तो ये कितना हो गया, माइनस ऑफ B। ये 3B में से 2B जाएगा कैसा, माइनस ऑफ B, और यहां पर लिखा है 3C और यहां पर लिखा हुआ है कितना, 5C। तो अगर इसको इसमें से माइनस करेंगे तो माइनस ऑफ कितना हो गया, तो 5 माइनस 3 2C, कितना हो गया, 5 माइनस 3 2C, ये आ गया AB। अच्छा, अगर मैं एक लाइन लिखता हूं, अग्री करेंगे तो बोलिएगा हाँ, नहीं तो भैया कोई बात ही नहीं, क्या करें, सॉल्व करने के बाद बोलेंगे आप हाँ। मैं कहता हूं थ्राइस ऑफ AB अगर लिखूं तो क्या होगा, तो आप बोलेंगे 3 इंटू 3A माइनस B माइनस ट्वाइस ऑफ C। इसको सॉल्व करिए, क्या होगा, 3 3 जा 9A, 3 माइनस 3B, 3 से इसको करेंगे माइनस 6C, मतलब फाइनली क्या आ गया कि 3AB इक्वल्स टू 9A 3B माइनस 6C। ये दोनों में सिमिलैरिटी दिख रहा है क्या, तो भैया आपको दिख गया ना, मैंने क्या बोला था, AC एक के टर्म में किसको लिख सकता हूं मैं लिख सकता हूं इसको 3, देखिए AC को AB के टर्म में अगर लिख पा रहे हैं, इसका मतलब ये संरेखीय है, कितने टाइम्स, तो 3 टाइम्स। अरे भैया मीटो नहीं, ओ ठीक है, कितने टाइम्स भाई, तो ये है 3 टाइम्स, ये संरेखीय है, कितने टाइम्स, 3 टाइम्स। इसका मतलब क्या कह सकता हूं, मैं ऐसे कह सकता हूं कि AC तथा AB जो है ये कैसे हो सकते हैं भाई, ये पैरेलल हो सकते हैं, मतलब ये समांतर हो सकते हैं, अथवा मैं कह सकता हूं कि को इनिशियल होंगे, मतलब उभयनिष्ठ हो सकते हैं, मतलब एक ही बिंदु से शुरू हो, यानी प्रारंभिक अथवा अंतिम बिंदु, प्रारंभिक अथवा अंतिम बिंदु कैसा हो जाए भाई, समान हो जाए। इतनी कंडीशन हो सकती है, या तो समांतर होंगे, या प्रारंभिक अथवा अंतिम बिंदु समान होगा, या फिर और भी एक कंडीशन कह सकते हैं, या फिर संरेखीय होंगे, मतलब एक ही रेखा पर भी हो सकता है भाई, संरेखीय वेक्टर, एक वेक्टर इसी पर दूसरा भी इसी पर है, तो ये भी तो हमारे लिए क्या होता है भाई, ये भी तो पैरेलल वेक्टर ही काउंट होता है ना, ये संरेखीय ही है। या फिर पैरेलल का मतलब ऐसा भी हो सकता है भाई, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि दोनों का प्रारंभिक और अंतिम बिंदु, ये प्रारंभिक बिंदु यही है, दूसरे वेक्टर का भी प्रारंभिक बिंदु यही है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि एक का अंतिम बिंदु जो हो, दूसरे वेक्टर का भी अंतिम बिंदु समान हो। ये कुछ भी इनमें से कंडीशंस हो सकती है, हमने इसके जरिए हमने प्रूफ कर लिया। तो जो हमसे कंडीशन पूछा गया था, संरेखीय है, हाँ भैया संरेखीय है, चलिए ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी। जो अभी आपको सिखाया कि भैया एक के टर्म्स में दूसरे को कैसे लिखा जाता है, तो इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है। वहां पे हमारे पास नंबर्स नहीं थे, इसलिए मैंने आपको नंबर्स के साथ में कराया, ताकि आपको बिल्कुल क्लियर हो, क्रिस्टल क्लियर हो कि भैया क्या चीज चल रही है एक्चुअल में। चलिए भाई, हो गया ये भी क्वेश्चन, तो मतलब अब हमारी पूरी पिक्चर क्लियर हो चुकी है। अब अगला है, दर्शाइए कि बिंदु 2 -1 3 3 -5 और 1 व -1 11 और 9 ये सभी कैसे भाई, ये सभी संरेखीय हैं, मतलब ये एक ही रेखा में है। तो फिर से क्या करेंगे, तो फिर से भैया सिंपल सी कहानी है, आपके सामने ये जो दिया रहता है, आप इसके जरिए इसका पोजीशन वेक्टर लिखिए।
तो पोजीशन वेक्टर अगर आपको लिखना है, मैं ऐसे ही एक रैंडम नंबर लेता हूं इसी तरीके से x, y, z, इसका पोजीशन वेक्टर लिखना है। तो पोजीशन वेक्टर हमेशा कहां होता है भाई? ओरिजिन के रिस्पेक्ट में। ओरिजिन से इस बिंदु को देखिए कि कहां पर है। चलिए मैं इसको काम करता हूं, इसको 1 1 1 ले लेता हूं। तो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है इसी को हम कहते हैं क्या? R1 वेक्टर। इसी को कहते हैं पोजीशन वेक्टर। इस पॉइंट का नाम देता हूं मैं P, तो इसी को कहेंगे OP वेक्टर। कैसे लिखते हैं भैया? जब आपको वहां पर तो हमको सीधे सीधे क्या गिवन था भाई? हमको वेक्टर गिवन था। या वेक्टर नहीं, यहां पे इसके कोऑर्डिनेट्स गिवन है। तो कैसे लिखते हैं पोजीशन वेक्टर? तो पोजीशन वेक्टर मतलब OP वेक्टर कहिए या फिर इसी को R1 वेक्टर के नाम से भी हम डिनोट कर सकते हैं। कहता है भाई कि आपको इस ओरिजिन के कोऑर्डिनेट लिखने होंगे। कितना होगा? 0,0,0। मूल बिंदु का कोऑर्डिनेट कितना होता है? 0,0,0। लिखिए जरा, तो आप क्या लिखेंगे यहां पे? तो आप कहेंगे भाई x1 माइनस 0 किस डायरेक्शन में होगा भाई? x1, तो x1 होगा आपका डायरेक्शन i कैप। वैसे ही यहां पर प्लस x2 नहीं है, y1 माइनस 0 j कैप प्लस z1 माइनस 0 k कैप। अगर इन सभी को देखें तो ये क्या हो गया? x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। इसी प्रकार से अगर एक और बिंदु होता है यहां पर Q और इसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं x2, y2, z2 और यहां पर जो वेक्टर लिखता मैं R2 वेक्टर लिखता, या फिर मैं कहूं तो मैं कहता हूं भैया OQ वेक्टर। इसको कैसे लिखते हैं भाई? OQ वेक्टर इज इक्वल्स टू हाउ मच? R2 वेक्टर। डिनोट करने का तरीका है भाई R2, और ये पोजीशन वेक्टर समझने का तरीका और कुछ भी नहीं। चलिए ऐसा कुछ कहता हूं तो क्या करेंगे? अब डायरेक्ट लिख के बताता हूं। यही होगा ना x2 माइनस 0 i कैप, तो मतलब x2 i कैप। y2 माइनस 0, ये 0 है ना, y2 माइनस 0, y2 माइनस 0 मतलब y2 j कैप प्लस z2 माइनस 0, तो z2 k कैप। खत्म। ठीक इसी तरीके से यहां पर आपके पास में 2 माइनस 1 3 है, तो कैसे लिखेंगे? मैं लिखूंगा 2 माइनस 0 i कैप प्लस -1 माइनस 0 j कैप प्लस 3 माइनस 0 k कैप। या यूं कहूं तो भैया इन सबको हटा दो, सीधे क्या लिख दो? लिखो 2i कैप माइनस j कैप प्लस 3k कैप। ये माइनस j कैप क्यों लिखा? क्योंकि -1 था ना, 1 लिख दो, यहां 1 लिख करके भी क्या ही कर लेंगे, तो भैया सीधे माइनस j लिख देते। अब तो इतना चलेगा ना भाई, अब इतना सारा तो पढ़ चुके इसके बारे में, अब तो ऐसा कर ही सकता हूं मैं। चलो भैया इस 1 को हटा दे रहा हूं। अब इसी तरीके से मैं आपसे पूछता हूं यहीं कहीं OB वेक्टर बता दीजिए, तो OB वेक्टर क्या लिखेंगे? 3i कैप माइनस 5j कैप प्लस k कैप। क्यों k कैप? क्योंकि 1 है सिर्फ और सिर्फ k का कोऑर्डिनेट, है ना, मतलब इसका कोएफिशिएंट जब मल्टीप्लाई करके लिखे होंगे दिशा सदिश। अच्छा ऐसा हो क्या रहा भाई? ये तो हमारे कोऑर्डिनेट्स दिए हुए ना, निर्देशांक दिए हुए हैं। इस निर्देशांक के साथ में मैं मल्टीप्लाई क्या करूं? मैं i कैप j कैप और यहां z एक्सिस जो होगा उसके चक्कर में मैं क्या करूं? k कैप। तो i कैप j कैप k कैप एकांक सदिश है, दिशा सदिश कहलाते हैं। ये कोऑर्डिनेट्स की दिशा बताने के लिए यूज हो रहे हैं। अगर इन कोऑर्डिनेट्स में मैंने दिशा यूज कर लिया, डायरेक्शन को जब इस्तेमाल कर लिया, तो ये वेक्टर्स बन गए ना, सदिश बन गए। ऐसे ही बता दीजिए अब OC वेक्टर, तो क्या लिखेंगे भाई? OC वेक्टर बताइए, आपको यहां पर दिख रहा है क्या? माइनस ऑफ i कैप प्लस 11 j कैप प्लस 9 k कैप। इतनी सी बात में तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इतना सा तो भैया बिल्कुल आसान सा आपको दिख रहा है, मतलब तीनों वेक्टर्स अपन ने क्या किए? अपन ने तीनों वेक्टर्स निकाल ली। अब छोटी सी बात क्या चलना, तो देखिए सिंपल सी बात, मैं निकाल लेता हूं क्या? AB और मैं निकाल लेता हूं AC, और इसके जरिए हमको पता लग जाएगा कि क्या होना है। AB अगर निकालता हूं, AB क्या होगा भाई? तो AB निकालने के लिए हमने क्या कहा? B का स्थिति सदिश, B का स्थिति सदिश माइनस A का स्थिति सदिश। अब B का और A का स्थिति सदिश देखिए और बताइए भैया। तो B का स्थिति सदिश आप कहेंगे ये है 3i कैप माइनस 5j कैप प्लस k कैप माइनस A का 2i कैप माइनस j कैप प्लस 3k कैप। सॉल्व करेंगे तो 3i कैप माइनस 5j कैप प्लस k कैप
माइनस ऑफ 2i कैप माइनस ऑफ माइनस प्लस j कैप माइनस ऑफ 3k कैप। भैया ये जो माइनस बाहर खड़ा था इसने सबके साइन बदल दिए। करिए 3i कैप माइनस 2i कैप ओनली i कैप माइनस 5j प्लस j माइनस 4j प्लस k माइनस ऑफ 3k तो माइनस ऑफ 2k। ये मिल गया मेरे को ए बी वैक्टर। अब चलिए निकालता हूं मैं एसी वैक्टर। अब एसी वैक्टर, एसी वैक्टर क्या लिखेंगे भाई? तो आप कहेंगे सी का स्थिति सदिश, सी का क्या निकाल लूं? स्थिति सदिश माइनस कर लेता हूं मैं ए का स्थिति सदिश। फिर से वही कर रहा हूं मैं, क्या मैं एक के टर्म में बचे हुए दो वेक्टर्स को लिख रहा हूं। स्थिति स्थिति सदिश गिवन है भैया। सी का स्थिति सदिश कितना है? -1 i कैप प्लस 11 j कैप प्लस 9 k कैप, ये गिवन है। माइनस ऑफ ए की अगर बात करूं तो ए है 2 -1 3, मतलब 2i कैप माइनस j कैप प्लस 3k कैप। अगर इनको भी सॉल्व करूं तो क्या देखने को मिलेगा? -i कैप, अच्छा एक लाइन और खर्च करता हूं भाई, j कैप प्लस 9k कैप एज इट इज। ये माइनस पूरे साइन बदल देगा भाई, माइनस ऑफ 2i प्लस ऑफ j और ये हो जाएगा माइनस ऑफ 3k कैप। फर्दर जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहीं कहीं लिख देता हूं -i माइनस 2j, मतलब ये कितना हो गया? माइनस और ये माइनस -3i कैप, ये कितना हो गया? प्लस j और यहां पर प्लस j, मतलब 11 और j 12j कैप। ठीक है, इसके बाद ये कितना हो गया भाई? तो 12j कैप ये देखने को मिल गया। 8 साइन सही लिखा, बिल्कुल सही। चलिए 9 और यहां पर माइनस कितना हो जाएगा भाई? माइनस ऑफ 3, तो 9 माइनस 3 जाएगा, कितना बचेगा? 6k कैप प्लस 6k कैप। क्या कोई रिलेशन दिख रही है क्या इन दोनों में? ए बी और ए सी में रिलेशन दिख रही है क्या? ए बी वैक्टर एंड ए सी वैक्टर में रिलेशन दिख रही है क्या? चलिए देखते हैं, दोनों को एक साथ रखें क्या? रखता हूं मैं। देखिए ए बी वैक्टर मुझे यहां से दिख रही है आई कैप माइनस 4j कैप माइनस 2k कैप, और मैं रख देता हूं अब ए सी वैक्टर। तो ए सी वैक्टर को रखने में एक छोटू सा काम करके -3i 12j 6k, इसमें से -3 को कॉमन करूं क्या? ये देखिए -3 को यहां कॉमन कर दीजिए, क्या मिलेगा? -3 कॉमन हो गया, यहां से बचा प्लस ऑफ i कैप। ये प्लस था तो माइनस ऑफ 4j कैप, और ये प्लस 6k कैप था तो कितना बचेगा? माइनस ऑफ 2k कैप। सेम दिख रहा है कुछ? तो दिख रहा है, क्या दिख रहा है? ए बी, या यूं लिखूं ए सी वैक्टर इज इक्वल्स टू हाउ मच? तो ए सी वैक्टर इक्वल्स टू माइनस ऑफ 3 टाइम्स ऑफ ए बी वैक्टर। ये इसकी जगह पे ए बी वैक्टर लिख सकते। अर्थात क्या समझ में? इन दोनों में रिलेशन मिल गया। अर्थात मैं कह सकता हूं, अर्थात ए बी तथा ए सी कैसे दिखेगा भाई? ये संरेखीय होंगे। ये कैसे होंगे? संरेखीय होंगे। मतलब ये कह सकता हूं ए बी ए सी ये सभी कैसे होंगे? ये सब संरेखीय होंगे। ये कह रहे हैं ना ये तीनों संरेखीय होंगे क्या? हाँ भाई ये सभी संरेखीय होंगे। क्यों? क्योंकि इन दोनों में रिलेशनशिप देखने को मिल गया। हमने यही तो कहा था, अगर एक को बचे हुए दो में लिख सकते हैं क्या, तो इसको लिख सकते हैं भाई, ए सी और ए बी में लिख सकते हैं। ठीक है ना? मतलब ए को सी के टर्म्स में भी, ए को बी के टर्म्स में, दोनों के टर्म्स में देखने को मिलेगा। मतलब सीधी बात है कि ये सभी संरेखीय हैं। चलिए तो मैं हटाता हूं भाई, एंड जो हमने टारगेट बनाया था वो कंप्लीट समझ में आ गया है ना? जो हमने टारगेट किया था कि भैया हमको क्या क्या चीजें देखनी है, हमने कर लिया। हमने लामीज थ्योरम देखना था, लामीज थ्योरम देख लिया। लामीज थ्योरम के बाद में हमने प्रमेय देख लिए 4, और उन चारों प्रमेय के लिए हमने देखा कि भाई संरेखीय कब कब हो सकते हैं। तो संरेखीय करने के लिए हमने सॉल्व करके देख लिया, न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ में सॉल्व करके देख लिया। मतलब डाउट, परेशानी, प्रॉब्लम्स कुछ भी नहीं बचा। ठीक है, तो ऐसे ही क्या करते हैं भाई, मैग्नेट ब्रेन से बाकी कोर्स कंटेंट को सर्च करने के लिए आप क्या करते हैं, तो आप फ्री हैं, आप
जिस भी किसी गैजेट से पढ़ रहा हूं उस गैजेट पे हमें आप सर्च कर सकते हैं, मोबाइल फोन पे सर्च कर सकते हैं, टैब में सर्च कर सकते हैं, पीसी, डेस्कटॉप, लैपटॉप, कहीं पर भी हमें आप सर्च कर सकते हैं। सिंपली आपको magnetbrains.com डालना होता है एंड वहां से हमारी पूरी ही चैप्टर्स, पूरी ही सब्जेक्ट्स, पूरे ही सेगमेंट्स देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि आप चाहें तो सीधे प्लेलिस्ट पे जाकर के, मतलब सीधे यूट्यूब पर जाकर के उसकी प्लेलिस्ट से भी आप हमें सर्च कर सकते हैं। क्या क्या चीजें प्रोवाइड करते हैं हम, तो हम आपके लिए लेकर आते हैं सीबीएसई, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, बोथ मीडियम, दोनों ही मीडियम की पूरी कोर्सेज आती है। सीबीएसई का अल्टीमेट मतलब है एनसीईआरटी बेस्ट, एंड सभी स्टेट बोर्ड्स अभी के समय पे एनसीईआरटी ही फॉलो कर रही हैं एंड ये सभी लेक्चर्स एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं। तो आपको परेशान नहीं होना है, आपके स्टेट बोर्ड के अकॉर्डिंगली भी ये सब कुछ है, ठीक है। आपके स्कूल एग्जामिनेशन के लिए, आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, साथ ही साथ कॉम्पिटेटिव के लिए भी क्या, एनटीएससी, ओलंपियाड, सीयूईटी, आईआईटी जेईई, नीट, ये सब कुछ भी लेकर के आते हैं हम। साथ ही साथ यूपी एंड बिहार बोर्ड के लिए एक्सक्लूसिव क्लासेस, बिल्कुल मतलब आपके बोर्ड के अकॉर्डिंगली आपकी पूरी क्लासेस मिल जाती है, पूरा प्लेलिस्ट मिल जाता है। साथ ही साथ अगर आप इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं तो भी परेशानी हो ना, मैग्नेट ब्रेन्स सॉल्यूशन है भाई इसका। बैंक, इंश्योरेंस, आरआरबी, एसएससी, यूपीएससी, सीआईआईबी, जेएआईबी, आप जिस किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं, मैग्नेट ब्रेन्स लेकर के आता है सब कुछ। हाई क्वालिटी एजुकेशन, बिल्कुल फ्री, किसी भी चीज के लिए कोई भी चार्जेस यहां से नहीं ली जाती। आपको इस चैनल पे सभी प्रकार के वीडियोस मिल जाते हैं। अर्थात अगर हम अपने कोर्स कंटेंट में सिंपली बात कर लें तो हम आपको आपकी एनसीईआरटी तो लेकर आते हैं, एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस भी लेकर के आते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी लेकर आते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी लेकर के आते हैं, एंड एक्सक्लूसिवली एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी। एग्जाम्पलर की पूरी सीरीज है हमारे पास भाई। आपको बिल्कुल परेशान, हैरान कुछ भी नहीं होना है, क्योंकि ये वन स्टॉप सॉल्यूशन है आपके एजुकेशन का। कैसी एजुकेशन का, तो भैया यहां ऑप्शन नहीं आता कि बाय नाउ, कूपन कोड, कुछ नहीं, सिर्फ यहां एक ही आता है, वॉच 100% फ्री, सब कुछ फ्री। करेंगे क्या अभी के लिए आप, तो आपको सिंपली अभी के लिए कर लेना भैया, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अभी जितनी भी डिस्कशन करी वो सब कुछ मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी चैनल पर आता है, मैग्नेट ब्रेन्स के चैनल पे आता है। तो भैया सब्सक्राइब कर लीजिए एंड इसे अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए भाई, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी लेकर के आता है फ्री एजुकेशन फ्रॉम क्लास 7 to 12, क्वालिटी कंटेंट एंड एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ। तो बने रहिए हमारे साथ, हम मिल रहे हैं अपने अगले सेशन में इसी चैप्टर्स के अगले पोर्शन के साथ में, जहां पर हम डिस्कस करेंगे समतल में गति को। मिल रहे हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।